नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमित शाह का आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। ऋषिकेश, हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। पुलिस प्रशासन ने की तैयारियां, 700 जवान तैनात, भारी वाहनों की नो एंट्री। अमित शाह के दौरे से पहले सियासी बवाल। पुलिस ने महिला कांग्रेस अध्यक्ष को हरिद्वार जाने से रोका। ज्योति रौतेला बोली, हमें बंधक बनाया। भिकियासैंण के जैनल तिराहे पर पिकअप में मिले 2 शव, दम घुटने से मौत की आशंका। पास में मिला पेट्रोमैक्स। फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य, जांच जारी। लोहाघाट महाविद्यालय में महिला छात्रावास फरवरी से होगा शुरू। दूरस्थ स्टूडेंट्स को मिलेगी राहत। हॉस्टल में 50 से अधिक की क्षमता। छात्र संगठनों ने उठाई थी मांग। और उत्तराखंड में और बढ़ेगी ठंड। 23 और 24 जनवरी को बारिश बर्फबारी का अलर्ट। 26 तक मौसम खराब। विभाग बोला, बिजली आपूर्ति हो सकती है ठप। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर ऋषिकेश पहुंचेंगे, जहां वो गीता भवन स्वर्ग आश्रम के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और ऋषिकेश में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे। जबकि गुरुवार को गृह मंत्री हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ के कार्यक्रम के साथ ही गायत्री तीर्थ शांतिकुंज के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके बाद गुरुवार दोपहर गृह मंत्री अमित शाह जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। शाह के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता यशदीप आर्य अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यशदीप, आज से उत्तराखंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचने वाले हैं। किस तरीके से उनका पूरा प्लान, पूरा शेड्यूल रहने वाला है? यशदीप जी बिल्कुल प्रियंका, केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह आज यानी बुधवार को 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर ऋषिकेश पहुंच रहे हैं और दोपहर करीब 2 बजे वह अपने विशेष विमान से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और जहां से सड़क मार्ग के जरिए 2:45 पर ऋषिकेश के गीता भवन स्वर्ग आश्रम में पहुंचेंगे। यहाँ गृह मंत्री गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित एक कार्यक्रम में 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक आयोजित शताब्दी समारोह में शामिल होंगे और इसके बाद अमित शाह ऋषिकेश में ही रात्रि में विश्राम करेंगे। और इसके अगले दिन देखने के लिए हमें यह मिलेगा कि गुरुवार को सुबह गृह मंत्री हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ पहुंचेंगे, जहां पर सुबह 10 बजे पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन वह करते हुए नजर आएंगे। साथ ही इसके बाद 10:45 गायत्री तीर्थ शांतिकुंज में अखंड ज्योति के दर्शन वह करेंगे और वहीं सुबह 11:15 पर गृह मंत्री हरिद्वार के बैरागी द्वीप पर गायत्री परिवार द्वारा आयोजित शताब्दी में भाग लेंगे। कार्यक्रम के समापन के बाद करीब 2 बजे अमित शाह जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए दोबारा रवाना होंगे और साथ साथ यह देखने को मिल रहा है कि गृह मंत्री के इस दौरे को देखते हुए ऋषिकेश और हरिद्वार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। 700 से 800 से अधिक पुलिसकर्मी वहां पर तैनात किए गए हैं, जबकि हरिद्वार और ऋषिकेश और जॉलीग्रांट मार्ग पर भी भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। जी प्रियंका। ठीक है यशदीप, आज जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं तो कब तक वो ऋषिकेश पहुंच जाएंगे और उनके आगे के आने वाले कार्यक्रम जो आपने बताए उसमें किस तरीके का स्केड्यूल उनका रहने वाला है? क्या सरकार की ओर से भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी? यशदीप, कोई मुख्य कार्यक्रम जो आप बताना चाहें? जी, कोई खास कार्यक्रम में जैसे हमने आपको बताया कि 2 बजे वह आज अपने विशेष विमान से यहाँ पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद सीधा वो यहाँ पर गीता भवन जो आश्रम है वहां पर जाएंगे और वहीं पर एक निजी कार्यक्रम है उसमें वो जो समारोह है उसमें शामिल होंगे और उसके बाद जो
महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में जो कल 10 बजे इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन है वो करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये सब कुछ देखने के लिए मिल सकता है। जी प्रियंका, बहुत बहुत धन्यवाद यशदीप तमाम जानकारी के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर ऋषिकेश और हरिद्वार में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन दोनों कार्यक्रमों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। जनपद हरिद्वार में होने वाले विभिन्न वीआईपी कार्यक्रमों को देखते हुए हरिद्वार के रोशनाबाद के पुलिस कार्यालय में सुरक्षा ब्रीफिंग आयोजित की गई, जहां सुरक्षा ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश दिए गए। वीआईपी सुरक्षा के तहत विभिन्न जनपदों से बुलाए गए 700 से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती की गई है, जबकि खुफिया तंत्र को भी पूरे तरीके से सक्रिय रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे से ठीक पहले प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उन्हें और पार्टी की महिला नेताओं को देर रात हरिद्वार जाने से रोका गया है। ज्योति के मुताबिक प्रदेश महिला कार्यकारिणी की बैठक संपन्न करने के बाद वो पार्टी प्रभारी सुनीता गवांडे के साथ हल्द्वानी से हरिद्वार लौट रही थी। इसी दौरान मंगलवार देर रात चिड़ियापुर नहर के पास घने जंगल क्षेत्र में पुलिस ने उनके काफिले को रोका है। ज्योति ने आरोप लगाया कि महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार असंवेदनशील है और ये कार्रवाई केवल कानून व्यवस्था के नाम पर लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का एक प्रयास है। ठीक नहीं चल रहा है, उसमें वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं उठा रहे। उनको ज्ञापन देना कोई क्राइम है क्या? हम लोगों के साथ जो ये पुलिस कर रही है ये सही है? रात को 9:45 हो गया है, हम लोगों को यहाँ पे रोका गया है। देख लीजिए उत्तराखंड वासियों, भाजपा की सरकार, स्वामी जी की सरकार, ये हालात हैं कि हम लोगों को यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। 9:15 से 9:45 हो गए और समझ नहीं आ रहा है उत्तराखंड किस तरफ जा रहा है। उत्तराखंड के लोग, इनके ऊपर इस तरीके से अत्याचार, और जिन लोगों को हमारी रक्षा करनी चाहिए पुलिस प्रशासन को, वही इस तरीके की चीजें कर रहा है। और मैं आप सब लोगों से पूछ रही हूँ कि इनको पूछिए कि किन धाराओं के अंदर इन लोगों ने हमको रात को 9:45 बजे डिटेन करा है। क्या प्रदेश के गृह मंत्री के आने पे, अगर हमारे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं चल रहा है, उसमें वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं उठा रहे, उनको ज्ञापन देना कोई क्राइम है क्या? हम लोगों के साथ जो ये पुलिस कर रही है ये सही है? रात को 9:45 हो गया है, हम लोगों को यहाँ पे रोका गया है। देख लीजिए और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर करेंगे। उत्तराखंड के सांसदों के द्वारा अपनी सांसद निधि प्रदेश से बाहर अन्य राज्यों में खर्च किए जाने का मामला सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है और कहा कि सांसद निधि का इस्तेमाल प्राथमिक तौर पर उसी क्षेत्र और राज्य में होना चाहिए जहां से सांसद चुना गया है। ऐसे में राज्य के बाहर सांसद निधि खर्च किया जाना उचित नहीं है। वहीं इस पर भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि नियमों के तहत सांसद अपनी निधि अन्य जगहों पर भी खर्च कर सकता है। सुनाएंगे। मैं जब सांसद था स्वयं में दूसरे क्षेत्रों के सांसदों से, जिनमें श्री तेंदुलकर भी सम्मिलित थे और लोग भी सम्मिलित थे, हमने उनसे पैसा लेकर के अपने क्षेत्रों में लगाया था। राज्यसभा के सांसदों से और विशेष तौर पर नॉमिनेटेड मेंबर्स में हम लोग ये समझते थे कि हमारे क्षेत्र में आए करके। तो उत्तराखंड स्वयं ही कैश स्टार्व्ड एरिया है, यहाँ कैश की कमी रहती है, धन की कमी है, तो यहाँ संसाधनों के लिए बाहर से अपेक्षा की जाती है। बहरहाल भाजपा यदि उल्टा भी करती है तो उसको उल्टा सिद्ध करने की कला उनको आती है। जहां पर पर्वतीय मूल के लोग अधिकांश संख्या में रहते होंगे, ऐसी कोई डिमांड साइड सांसदों के सामने आई होगी तो उस पर उन्होंने इस धन को आवंटित किया होगा। लेकिन फिर भी राज्य हित सर्वोपरि रहना चाहिए और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं उन कॉन्स्टिट्यूंसी को वरीयता दे करके कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी संपूर्ण निधि अगर उन्हीं पार्लियामेंट्री सीटों में खर्च हो तो वो ज्यादा बेहतर है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत विकासनगर के सोना डोभरी गांव में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान और सहसपुर के विधायक सहदेव सिंह पुंडीर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। वहीं पर्यटन विभाग के अपर सचिव अभिषेक रूहेला सहित कई विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे हैं। इस बहुउद्देशीय शिविर में 23 विभागों के स्टॉल लगाए गए, जहां 450 से अधिक लाभार्थियों ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया है। इस दौरान स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा समेत विभिन्न विभागों से जुड़ी 100 से अधिक शिकायतें सामने आई, जिनमें से कई का मौके पर ही समाधान किया गया है, जबकि बची हुई समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को कहा गया है। शिविरों का उद्देश्य यह है, जन जन की सरकार जन जन के द्वार का, कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग जो सरकारी दफ्तरों में जाकर कई कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे, कभी विभागीय अधिकारी नहीं मिले, कभी कोई समस्या कागज की हो गई, तो उन सबका समाधान एक ही जगह पर हो। हमारी जनता को जो है बार बार विभाग के चक्कर ना काटने पड़े, इसलिए इन शिविरों का जो है आयोजन किया जा रहा है। लोगों तक पहुंचकर जो उनकी समस्याएं हैं विभिन्न विभागों से संबंधित, उनका निस्तारण किया जाए और इसी सिलसिले में शासन के जो अधिकारी हैं उन्हें भी भेजा जा रहा है। मैं भी अपर सचिव के रूप में यहाँ प्रतिभाग कर रहा हूँ इस कैंप में, और लगातार सुबह से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो जन सामान्य है वो उपस्थित है और अभी तक कैंप लगे कुछ ही समय हुआ है और 100 से अधिक शिकायतें या प्रार्थना पत्र प्राप्त हो गए हैं। और इसी प्रकार जो स्टॉल्स हैं उन पे विभिन्न विभागों के द्वारा 450 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने ई चालान को और मजबूती देने के लिए ई डिटेक्शन सिस्टम का शुभारंभ किया है। इसके जरिए वैध डॉक्यूमेंट्स के बिना राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों की पहचान करने में मदद मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने ई चालान को और मजबूती देने के लिए ई डिटेक्शन सिस्टम का शुभारंभ किया। इसके जरिए वैध दस्तावेजों के बिना राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों की पहचान करने में मदद मिलेगी।
पहले चरण में ये तकनीक ऑटोमेटिक सिस्टम फास्टैग के जरिए राज्य में प्रवेश करने वाले सभी कॉमर्शियल वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करेगी और परिवहन मंत्रालय की डेटाबेस पोर्टल वाहन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, रोड टैक्स और फिटनेस जैसे दस्तावेजों का सत्यापन करेगी। जो हमारा ई डिटेक्शन सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिकली डिटेक्शन सिस्टम, इसमें हमारे यहाँ पर अभी आज से ये सॉफ्टवेयर हमारा लॉन्च हो गया है, जिसमें भारत सरकार के द्वारा इंटीग्रेशन करवाया गया है और जितने भी पूरे प्रदेश में हमारे टोल प्लाजाज हैं, टोटल 7 टोल प्लाजा हैं, उस पर जितनी भी अभी फर्स्ट फेज में कमर्शियल गाड़ियां निकलेंगी, कमर्शियल गाड़ियों के हम परमिट और फिटनेस चेक करवा रहे हैं और ये पूरा ऑटो मोड में होगा, वहाँ कोई गाड़ी रोकी नहीं जाएगी। इसमें तुरंत जैसे ही गाड़ी का नंबर रीड होगा, उस नंबर से गाड़ी के वाहन से पेपर्स चेक होंगे और उसका ऑटोमेटिकली चालान जनरेट हो जाएगा। ई डिटेक्शन सिस्टम देहरादून में लच्छीवाला टोल प्लाजा, हरिद्वार में भादराबाद और भगवानपुर टोल प्लाजा, इसके साथ ही ऊधम सिंह नगर जिले में जगतपुर पट्टी, बानुशी, देवरिया और नगला टोल प्लाजा पर लगाया गया है। भिकियासैंण के जैनल तिराहे के पास सड़क किनारे खड़ी एक पिकअप से 2 व्यक्तियों के शव मिलने के मामले में पुलिस गहन जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया दम घुटने से मौत की आशंका जताई जा रही, हालांकि अंतिम निष्कर्ष पोस्टमार्टम और वैज्ञानिक रिपोर्ट के बाद ही सामने आ पाएगा। पुलिस के अनुसार पिकअप के आगे वाले केबिन में चालक के साथ बैठे दूसरे व्यक्ति के पैरों के पास एक पेट्रोमैक्स मिला है। इसी आधार पर ये जांच की जा रही कि पेट्रोमैक्स से निकली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण दोनों की मृत्यु हुई होगी। केबिन के अंदर की गहनता से जांच जारी है। लोहाघाट के राजकीय महाविद्यालय में लंबे समय से प्रतीक्षित महिला हॉस्टल फरवरी से संचालित हो जाएगा। 423 लाख रुपए की लागत से निर्मित ये हॉस्टल करीब 2 साल पहले तैयार किया गया था, लेकिन तकनीकी कारणों से महाविद्यालय को हस्तांतरित नहीं हो पाया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अब ये शुरू किया जाएगा। हॉस्टल के अभाव में दूर दराज से पढ़ाई के लिए आने वाली छात्राओं को महंगे किराए पर कमरे लेने पड़ते थे, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही थी। छात्र संगठनों ने इस मुद्दे को लेकर लंबे समय से आंदोलन और मांगे उठाई थी। महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर लता कीड़ा ने बताया कि नवनिर्मित महिला हॉस्टल अब महाविद्यालय के स्वामित्व में आ गया है और फरवरी से छात्राओं के लिए खुल भी जाएगा। फरवरी माह में जैसे ही महाविद्यालय शीतकालीन अवकाश के बाद खुलेगा तो कॉमर्स का जो डिपार्टमेंट है, फैकल्टी पूरा वो चला जाएगा, वहीं शिफ्ट हो जाएगा और महिला छात्रावास भी जो है वो भी शुरू कर दिया जाएगा। इसमें कुछ महिला अभ्यर्थियों की हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं और जो कॉमर्स बिल्डिंग है हमारी, उसमें भी फर्नीचर, पूरा नया फर्नीचर आ चुका है और उसमें इस वक्त भी परीक्षाएं संचालित हो रही हैं और शीघ्र ही वो पूरी तरीके से अपने काम में शुरू हो जाए। चंपावत जिला मुख्यालय में पुलिस और एसएसबी की ओर से सड़क सुरक्षा माह के कार्यक्रम के तहत जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसके तहत लोगों को पुलिस ने यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया है। सीओ शिवराज सिंह राणा के नेतृत्व में पुलिस की ओर से ये कार्यक्रम चलाया गया था। चंपावत में खटकना पुल से जीआईसी चौक तक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस के जवानों के साथ साथ स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। रैली के माध्यम से यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए नगर के सभी लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी की गई है। माह चल रहा है, ये दिनांक 16/1/2026 से 14/2/2026 तक चलेगा। इसके माध्यम से हमने एक रैली निकाली है चंपावत बाजार में। इसका मेन उद्देश्य है कि सभी लोगों को जागरूक करना कि आप लोग सभी यातायात के नियमों का पालन करें और हमेशा 2 पहिया वाहन में हेलमेट का प्रयोग करें, नशे में वाहन न चलाएं, तेज गति से वाहन न चलाएं और मोबाइल फ़ोन का प्रयोग न करें, क्योंकि आए दिन प्रतिदिन हमारे ज़िले में या हमारे प्रदेश में या देश में ये सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये हमारा जो है 1 महीने का कार्यक्रम चलेगा। हम सभी स्कूल के बच्चों को या इस प्रकार से अवेयरनेस करते रहेंगे। सभी हमारे जितने भी चंपावत के जितने भी कस्बे हैं या शहर हैं, सभी में हम ये
ऊधम सिंह नगर के खटीमा से खबर, जहां नौसर गांव में राजकीय पशु सेवा केंद्र में पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत पशु की नस्ल को देखते हुए पशुओं की प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी का पुरस्कार पशुपालकों को दिया गया। इसी के साथ पशुओं से संबंधित किसानों को अन्य जानकारी भी दी गई है। जिला योजना के तहत एक बृहद पशु प्रदर्शनी का आयोजन ग्राम सभा नौसर के हमारे पशु सेवा केंद्र के प्रांगण में किया गया और यहाँ पर लगभग 55 से 60 पशुओं ने प्रतिभाग किया। पशुपालकों के द्वारा उनके 60 पशु आए और जिसमें से प्रथम, द्वितीय, तृतीय के हमने 7 कैटेगरी बनाई थी। उसमें से सभी को हमने पुरस्कार दिया और श्री अमरीक सिंह उलानी को की गाय जो क्रॉस ब्रीड गाय थी उसको चैंपियन का पुरस्कार दिया। पशु अस्पताल के प्रांगण में पशु प्रदर्शनी की गई। इसमें जिले के समस्त ग्राम सभाओं के अधिकांश डॉक्टर लोग आए थे और यहाँ मचगमी से लेकर के नौसर, जादवपुर, उलानी, ये सारे जगह से किसान भाई अपने अपने जानवर लेके आए थे, जिसमें वैरायटी के हिसाब से उनको चुना गया और उम्मीद है कि डॉक्टर साहब लोगों ने अच्छा ही निर्णय लिया होगा, सही चुना होगा। और मैं अपने किसान भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि वो अपने आर्थिक विकास के लिए, जैसे कृषि होता है या कोई नौकरी है या रोजगार है, उसी के रूप में पशुधन को भी अधिक से अधिक अपनाएं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तराखंड के लिए मौसम संबंधित चेतावनी जारी की। 22 जनवरी की रात से इस क्षेत्र के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का अनुमान भी जताया है। देखिए रिपोर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तराखंड के लिए मौसम संबंधी चेतावनी जारी की है। 22 जनवरी की रात से इस क्षेत्र के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। 22 की रात्रि से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड के मौसम को प्रभावित कर सकता है। तो 22 तारीख को जो है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में, जैसे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में कुछ स्थानों पे, जबकि देहरादून, चमोली हो गया या फिर पिथौरागढ़, बागेश्वर में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। 23 तारीख में उत्तराखंड में ज्यादातर स्थानों पर जो है हल्की से मध्यम वर्षा और 2300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी मिलने की संभावना है। 24 तारीख को जो है एक्टिविटी कम हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक 23 जनवरी को कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने और भारी बर्फबारी होने का अनुमान है। 23 तारीख को जो उत्तराखंड है वहां पर कहीं कहीं जो है थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग एक्टिविटी, साथ ही जो है तेज झोंकेदार हवाएं चल सकती है, जिनकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। वहीं जो है भारी बर्फबारी की बात करें तो जो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर के जनपद में जो 2800 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर कहीं कहीं भारी बर्फबारी मिलने की भी संभावना है 23 तारीख को। मैदानी क्षेत्रों में भी 23 तारीख को, जैसे हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर जनपद है, वहां पर कुछ स्थानों पे बहुत हल्की से हल्की वर्षा 23 तारीख को मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 जनवरी से मौसम से जुड़ी गतिविधियों में कमी आने का अनुमान है, लेकिन राज्य के ऊपरी इलाकों में छिटपुट बारिश, बर्फबारी और कभी कभार आंधी तूफान के आसार हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।